हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचन ग्रंथियों की। देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पाचन है या डाइजेशन है ये एलिमेंट्री कैनाल में एंजाइम्स की मदद से होता है। यानी कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कई प्रकार के एंजाइम्स को सेक्रेट करती है, जैसे पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन, एमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, तो आप लोग ये भी समझ लो कि ये जो एंजाइम्स होते हैं इसके अतिरिक्त कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड होती हैं, कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारी आहार नाल से जुड़ी होती हैं, संबंधित होती हैं। समझ गए? तो ये जो ग्रंथियाँ हैं इन ग्रंथियों को हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं या पाचन ग्रंथियाँ। ठीक, अगर हम इन ग्रंथियों की बात करते हैं तो इनमें आपकी जो ग्रंथियाँ हैं वो मेन होती हैं तीन। नंबर 1 पे आपकी आती है सैलिवरी ग्लैंड, जिसको लार ग्रंथि कहते हैं। नंबर 2 पे आता है लीवर यानी कि यकृत, और नंबर 3 पे आता है पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय। समझ गए? तो हम लोग इन तीनों ग्रंथियों को एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सैलिवरी ग्लैंड जो है इसको हम लोग लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं, और आपको मालूम है कि ये ग्रंथि हमारे माउथ कैविटी यानी कि जो हमारा माउथ है उसमें स्थित होती है। ठीक है, अगर हम नेचर की बात करें, अगर हम इनकी प्रकृति की बात करें, तो जो लार ग्रंथियाँ होती हैं ये आपकी एक्सोक्राइन होती हैं। एक्सोक्राइन का मतलब होता है वही स्रावी, और यहाँ पर जो एक्सोक्राइन या वही स्रावी का मतलब है वो सिंपल सा मतलब है कि ये जो ग्रंथियाँ होती हैं वो अपने सब्सटेंस को, अपने पदार्थों को नलिकाओं के माध्यम से, नलिकाओं के द्वारा क्या करती हैं? सेक्रीट करती हैं। समझ गए? तो चूंकि इन ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती हैं इसलिए इनको नलिका युक्त ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? इन ग्रंथियों को एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर विद डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। वही स्रावी ग्रंथि या नलिका युक्त ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है। समझ गए? जो लीवर है यानी कि यकृत, वो भी हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से ही जानी जाती है। क्लियर? अगर हम सैलिवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो जो सैलिवरी ग्लैंड है ये अपने द्वारा एक वाटरी यानी कि जल सदृश तरल का स्रावण करती है, जिसका नाम क्या है? सलाइवा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लार। समझ गए? तो हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स होती हैं सैलिवरी लार ग्रंथियाँ, ये बाई नेचर एक्सोक्राइन होती हैं, लार का स्रावण करती हैं। ठीक, और अगर हम इनको अपने माउथ में इनके प्रकार के आधार पर देखें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। समझ गए? ये जो ग्रंथियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, 3 टाइप्स। अब वो कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पहली नंबर पे आती है इसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो बोलेंगे कर्णमूल लार ग्रंथि। ठीक है, अब देखो जैसा कि नाम है, कर्ण मतलब क्या होता है? कांड, और मूल माने क्या हुआ? जड़। यानी कि ये जो ग्रंथियां हैं वो हमारे माउथ में, हमारी जो माउथ कैविटी है वहाँ पर
प्लेस क्या होगी, कहाँ पर पाई जाएंगी, तो उसकी जो प्लेस होगी वो क्या हो जाएगी, बिलो द ईयर, यानी कि कान के नीचे। जो आपका मैंडिबल है और मैक्सिलरी, उसका जो जंक्शन होता है वहाँ पर ही होती है, यानी कि बिलो द ईयर, ये इनकी पोजीशन होती है कान के नीचे। ठीक है। अब ये जो ग्रंथियां हैं वो अपने द्वारा जो सलाइवा है उसको सेक्रीट करती हैं एक डक्ट के माध्यम से। ये जो डक्ट के नाम हैं ये आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो जो डक्ट के नाम हैं ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। तो अगर हम पैरोटिड की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो डक्ट्स होती हैं उनको बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। स्टेनसन्स डक्ट, समझ गए? तो इन ग्रंथियों से जो लार का श्रावण है वो स्टेनसन्स डक्ट के द्वारा स्रावित होता है, और इसका जो सेक्रीशन है वो आपका कहाँ के लिए होता है, अपर जॉ। अपर जॉ अब कहाँ, नियर टू क्राउन ऑफ सेकंड मोलर। ये आपका इसका क्या है, सेक्रीशन पॉइंट। अगर हम इसको हिंदी में समझाएं तो जो दूसरा मोलर टीथ होता है, मोलर दांत होता है, ठीक है, ऊपरी जबड़े का दूसरा मोलर दांत के पास ये क्या होती है, खुलती है। समझ गए? तो ये जो ग्लैंड होती है ये हमारे कान के नीचे पाई जाती है, एक जोड़ी संख्या में होती है। स्टेनसन्स डक्ट के द्वारा ये लार का सेक्रेशन करती है, और लार का सेक्रेशन ऊपरी जबड़े का जो सेकंड मोलर होता है उसके पास ये सेक्रेट होती है या स्रावित होती है। समझ गए? देखो एक चीज़ और बता दें कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड है वो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, यानी कि जो हमारी 3 लार ग्रंथियां हैं उन तीनों में से सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड। तो ये भी पॉइंट आपके लिए समझने वाला है, याद रखने वाला है। लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी होगी, पैरोटिड। ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद देखो, अगर हम पैरोटिड की बात करते हैं तो इसका एक पॉइंट और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो है बीमारी, डिजीज़। और ये जो बीमारी है इसको हम लोग नाम देते हैं मम्स। इसको स्थानीय भाषा में या कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ड या कणफर बोलते हैं। समझ गए? जो कान के नीचे का भाग होता है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और वो क्यों होती है, क्योंकि जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, विषाणु का संक्रमण हो जाता है। तो जब विषाणु का संक्रमण होता है तो ये ग्रंथि जो होती है वो फूल जाती है, और इसके फूलने से कान के नीचे का जो एरिया है हमारा वो स्वेल हो जाता है। समझ गए? तो ये एक बीमारी है जिसको मम्स के नाम से जानते हैं। ठीक, क्लियर, बात समझ में आ गई? तो आपका जो नंबर 1 पहली जो सैलिवरी ग्लैंड है वो आपकी क्या हो जाएगी, पैरोटिड, या हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्णमूल। आगे बात समझ में? क्लियर? अब देखो हम लोग बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट की, नंबर 2 की बात करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है? अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अधो हनु लार ग्रंथि। समझ गए? तो ये आपकी हो जाएगी 2 नंबर की ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है ये आपकी जो होती है वो जो हमारा निचला जबड़ा है, जो निचला जबड़ा है उसमें कैनाइन या कह सकते हैं प्रीमोलर, जो प्रीमोलर टीथ होते हैं
उसके बैक साइड में स्थित होती है। निचले जबड़ा, जो हमारा निचला जबड़ा है, उसके बैक जो प्रीमोलर है उसके पास ये स्थित होती है, और इसका भी नंबर 1 जोड़ी होता है, 1 पेयर। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि अगर हम इसकी पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, लोअर जॉ नियर किसके, नियर प्रीमोलर। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि ये भी जो है अब नलिका के माध्यम से लार का श्रावण करेगी। तो पैरोटिड में नलिका का नाम क्या था, स्टेनसस डक्ट। अब यहाँ पर नलिका का नाम क्या होगा, यहाँ पर जो नलिका है उसका नाम होगा वार्टन्स डक्ट। वार्टन्स डक्ट, समझ गए? तो ये जो डक्ट के नाम हैं इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए? अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये सेक्रीशन कहाँ पर करेगी, तो आप ये मान लो जो फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी है, यानी कि माउथ कैविटी का जो फर्श है, वहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं कि कैनाइन और इंसाइजर के बीच का भाग है, वहाँ पर ये वाटसन डक्ट के माध्यम से सेक्रीशन करती है। यानी कि जो पैरोटिड है वो ऊपर से सेक्रीशन करती है अपर जॉ के लिए, और जो सब मैक्सिलरी है वो नीचे से सेक्रीशन करती है, कहाँ के लिए, एंटीरियर साइड, फ्लोर ऑफ द माउथ, यानी कि मुख की फर्श वाले स्थान से। समझ गए? क्लियर? तो सेकंड ग्लैंड आपकी हो जाएगी सब मैक्सिलरी, क्या बोलेंगे इसको, अधोहनु। फिर हम लोग बात करेंगे नंबर 3, तीसरी ग्लैंड की। देखो तीसरी ग्लैंड के बारे में मैं आपको बता दूं, जो तीसरी ग्लैंड है इसका नाम होता है, जो तीसरी ग्लैंड है इसका नाम होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अधो जीवा लाल ग्रंथि, अधो जीवा लाल ग्रंथि। अब देखो नाम से ही इसकी पोजीशन क्लियर हो रही है, अधो माने नीचे की ओर, जीवा माने जीभ, तो क्या हुआ, जीभ के नीचे। कहाँ पर स्थित होगी, जीभ के नीचे, बिलो द टंग। 1 पेयर इसके भी होंगे, 1 पेयर इसके भी होंगे। और दूसरी बात आप ये समझ लो कि ये स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड मैंने बताया था पैरोटिड होती है, और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, सबलिंगुअल। सबसे बड़ी ग्रंथि कर्णमूल, और सबसे छोटी कौन सी, अधोजीवा। क्लियर हो गई बात? अब देखो अगर हम इसमें डक्ट की बात करें कि कौन सी डक्ट जो है वो इसको लार को सेक्रेट करती है, तो डक्ट का नाम आप लोग याद रखना, इसका नाम है रिमिनस डक्ट, रिमिनस डक्ट। उससे ये लार का सेक्रेशन करेगी, समझ गए? अब कहाँ पर करेगी, जो लार का सेक्रेशन है वो कहाँ करेगी, तो ये भी आपका फ्लोर ऑफ द माउथ होता है, यानी कि माउथ के फर्श पर, और किस प्लेस पर, इनसाइजर के पहले। जो इनसाइजर हमारे दांत होते हैं, कृंतक दांत होते हैं, उसके पहले ये लार को सेक्रेट करती है। समझ गए मेरी बात? क्लियर? तो इस तरह से अगर हम सैलिवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो सैलिवरी ग्लैंड जो है ये 3 प्रकार की होती हैं। तीनों प्रकार की ग्लैंड अलग अलग डक्ट के माध्यम से लार का सेक्रेशन करती हैं, और माउथ में पैरोटिड ग्लैंड ऊपर से यानी कि अपर जॉ वाले भाग से, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, फर्श ऑफ माउथ यानी कि नीचे वाले जबड़े की तरफ से लार को क्या करती है, सेक्रेट करती है। बात समझ में आई? क्लियर? अब देखो यहाँ पर आप लोग छोटी सी चीज है, इसको आप समझ लीजिए कि अगर हम लार के सेक्रेशन की बात करते हैं, समझ गए? अगर हम लार के सेक्रेशन की बात करते हैं
तो मैं आपको बता दूं कि लार का जो सेक्रेशन है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होता है। इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, उससे लार का सेक्रेशन क्या होता है? रेगुलेट होता है। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो सिस्टम होता है इसका ब्रेन से कोई मतलब नहीं होता, यानी कि ये कैसा होता है? इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेनी है कि लार का जो सेक्रेशन है वो हमारी इच्छा से नहीं होता है, बल्कि लार जो होती है वो उद्दीपन मिलने पर स्वतः अपने आप सेक्रेट होने लगती है। आया समझ में? जो लार का स्रावण है वो स्वयं सेल्फ अपने आप होता है, इसमें हमारे ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। सीधे शब्दों में आप ये कह लो कि इट इज़ इनवॉलंटरी एक्शन इन ह्यूमन। मनुष्य में ये अनैच्छिक क्रिया है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आप प्रैक्टिकली इसको अपने घर पे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हैं जो नींबू होता है, नींबू उसमें नमक लगा के और आपके सामने क्या कर रहा है? अपनी जीभ से उसको चाट रहा है और चटकारे ले रहा है और आप उसको देख रहे हो। क्या होगा मालूम? थोड़े समय के बाद आपके मुंह में लार का स्रावण ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो ये जो उद्दीपन है वो नींबू का जो स्वाद है जो व्यक्ति को ले रहा है उससे आपको मिल रहा है। और जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इससे उद्दीपित होगा, इससे स्टिमुलेट होगा, तो हमारे लार ग्रंथियाँ एक्टिवेट हो जाएंगी और उससे लार का स्रावण क्या होने लगेगा। समझ गए? इसी तरह से जैसे मान लो आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपको जो है ना बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन आप घर पे गए और आपका खाना जो है आपकी मदर ने कहा आपका खाना प्रिपेयर नहीं है, लेकिन क्या है रसोई से खाने की खुशबू आ रही है। तो जो खाने की स्मेल है वो जब आपको मिलेगी तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आपके माउथ में ऑटोमेटिक लार का स्रावण होने लगेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि लार का जो स्रावण है वो हमारे इच्छा पर, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड नहीं होता है, ये उद्दीपन से सेक्रेट होती है। समझ गए मेरी बात? क्लियर? बात समझ में आ गई? अब एक छोटा सा पॉइंट और है, अगर हम कंपोजिशन की बात करें लार के, है ना, अगर हम लार के कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बस जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखो, लार के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो सलाइवा है यानी कि लार, ये एक नॉर्मल मनुष्य में 1 घंटे में लगभग 1 लीटर, ठीक है, सेक्रेट होती है। 1 घंटे में इसका जो सेक्रेशन है वो 1 लीटर होता है। बात समझ में आई? अगर हम इसमें इसका pH देखें, pH, तो ये 6.5 से 6.8 होता है, यानी कि ये क्या होता है? एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। तो लार का जो नेचर है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। समझ गए? उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट में आपका इसमें 99.5 क्या होता है? वाटर। 99.5% वाटर होता है। रेस्ट ऑफ 0.5% सॉलिड मटेरियल होते हैं, सॉलिड। अब सॉलिड में क्या क्या चीज़ें होंगी? देखो, सॉलिड में आपका होता है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, एमाइलेज एंजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये प्रतिरक्षी होती है, लाइसोजाइम,
ठीक। H2CO3 सोडियम पोटेशियम आयन, ये बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होते हैं। एमाइलेज एंजाइम होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रतिरक्षी प्रोटीन होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और कार्बोनिक एसिड आप जानते ही हैं H2CO3, ये हमारे लार को क्या करता है, एक तरह से क्षारीय बनाता है। समझ गए? तो लार का कंपोजिशन अगर हम देखें तो लार में इतनी चीज़ें मतलब जो मेन है वो पाई जाती हैं। अब इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपके लिए जो मतलब एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है वो आपके लिए ये है एमाइलेज, और नंबर 2 क्या है, लाइसोजाइम। ये दो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। देखो जो एमाइलेज है ये ग्रुप ऑफ एंजाइम है, और इसका एंजाइम क्या होता है, टाइलिन। टाइलिन काम क्या करता है, ये स्टार्च को यानी कि मंड को किसमें बदलता है, माल्टोज में। और माल्टोज क्या है, शुगर यानी कि शर्करा। समझ गए? जो मंड है उसको ये शर्करा में बदलता है। कौन, एमाइलेज। और एमाइलेज में उसका नाम क्या है, टाइलिन। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि रोटी को अगर हम माउथ में कुछ देर तक चबाएं तो रोटी कुछ देर के बाद मीठी लगने लगती है, तो उसका रीजन यही एंजाइम है। देखो रोटी को जो हम अपने माउथ में चबाते हैं तो सलाइवा जो होती है वो क्या होती है, उसमें घुल जाती है। एक चीज़ और बता दें कि सलाइवा में एक म्यूसिन नामक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, म्यूसिन। तो ये जो म्यूसिन होता है ये म्यूसिलेजिनस होता है, यानी कि चिपचिपा और लसलसा होता है। तो ये क्या करता है, ये भोजन को मुलायम करता है। ठीक। टाइलिन एंजाइम मंड को शर्करा में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है और फीका पदार्थ है। माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड और मीठा पदार्थ है। तो इसीलिए रोटी को जो हम अधिक देर तक चबाते हैं तो वो मीठी लगने लगती है। आया समझ में? दूसरी बात, अगर हम लाइसोजाइम की बात करें तो ये क्या करता है, जीवाणु को मारता है, जीवाणु को डाइजेस्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो जब हम अपने माउथ में भोजन को चबाते हैं तो भोजन में अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो लाइसोजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। समझ गए? तो भोजन को माउथ में, ठीक, जैसा कि एक सिस्टमेटिक पैटर्न है, चबाना चाहिए कायदे से। चबाने से एक तो भोजन मुलायम हो जाता है, लुगदी बन जाती है, पाचन में आसानी। नंबर 2, टाइलिन जो है उसका वर्क हो जाता है। नंबर 3, अगर भोजन में कोई बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम के द्वारा वो नष्ट हो जाता है। अगर हमने भोजन को माउथ में रखा, 2-3 बार चबाया फिर निकल गए, तो उससे क्या होगा, ना तो लाइसोजाइम अपना फंक्शन कर पाएगा, ना टाइलिन अपना फंक्शन कर पाएगा, और ना ही भोजन इतना मुलायम हो पाएगा। तो डाइजेशन क्या होगा, प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। आया समझ में? क्लियर? तो ये जितने भी कंपोनेंट हैं वो लार के फंक्शंस को भी आपको बताते हैं, लार के फंक्शंस को भी बताते हैं, लार के कार्य को भी बताते हैं। क्लियर? तो आज के वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो लार ग्रंथि के बारे में थी। जो भी इसकी विशेष जानकारी थी वो मैंने आपको दी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप या तो चैनल पर या डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक? ओके, थैंक यू।